और देखिए ये सीधी तस्वीर आपको अंबाला एयरबेस की दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब उड़ान भर चुकी हैं राफेल विमान से और पहली राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति बनी है। और देखिए अब यह तेज गति पकड़ता हुआ राफेल जेट फाइटर विमान और थोड़ी देर में आसमान की ओर ये राफेल जो है वो उठेगा। और देखिए ये अब आसमान की ओर बढ़ता हुआ, आसमान में हवाओं को चीरता हुआ राफेल जो है वो आगे निकल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें सवार हैं। और इससे पहले की अगर बात करें तो करीब M31 में इससे पहले 30 मिनट की उड़ान राष्ट्रपति ने भरी थी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है। तो ये जेट फाइटर विमान राफेल आसमान में दहाड़ेगा, गूंजेगा और एक बड़ी शक्ति का प्रतीक भी। और देखिए इस एयरबेस पर तिरंगा लहरा रहा है और वाकई आज ऐतिहासिक दिन हमारे पूरे देश के लिए और एक बड़ा संदेश पूरे दुनिया के लिए भी, दुश्मनों को एक पैगाम है। और ये मैडम प्रेसिडेंट की हमारी उड़ान है। और देखिए इससे पहले भी जब उन्होंने उड़ान भरी थी तो वो सैन्य साहस की वो सराहना करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक बार फिर से जब आसमान से उड़ान भर के नीचे उतरेंगी तो वायुसेना के शौर्य साहस की बात भी रखेंगी। और ये तस्वीर निकल करके सामने आई है, जहां अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भर चुकी है। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है। ये तब की तस्वीर है जब राफेल विमान उड़ान भरने वाला था और उससे पहले फोटोशूट हुआ और राष्ट्रपति बेहद खुश नजर आई और धीरे धीरे वो राफेल विमान की तरफ आगे बढ़ी। उनकी एंट्री वहां पर हुई, सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा गया, तकनीकी चीज़ों को देखा गया और उसके बाद से अब यह राफेल जो है वो आसमान में है और आसमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो अब इस हवाई सैर को कर रही हैं। तो एक बड़ी तस्वीर और खूबसूरत तस्वीर जो है वो आज अंबाला एयरबेस से निकल करके सामने आई है। हरियाणा की ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और एक गौरवमयी क्षण जो है वो आज दिखाई दिया है। बता दें कि अंबाला एयरबेस पर देश के राष्ट्रपति की पहली और किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति की यह दूसरी उड़ान है। और इससे पहले 2003 की अगर बात करें तो यहां से तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने MiG-21 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। और देखिए बिहार में किसकी बहार, सियासत की खबरों पर वापस लौटते हैं। एक बयान सामने आया ओवैसी का और कहा कि 3% वाले को डिप्टी सीएम के बतौर प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन 17% वालों को क्या। और इसी बयान पर अब विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने जवाब बोला है और हमला बोला है और कहा है कि उनको बोलिए हैदराबाद में रहें, हैदराबाद में मौका मिला है, हैदराबाद में काम करें। वहीं एनडीए पर निशाना साधते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि उनके पास अपना कोई विजन नहीं है, हमारे विजन की नकल कर रहे हैं, हम सरकार बनाकर अपना संकल्प पूरा करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। 3% वाले को उनको हैदराबाद में मौका मिला ना, हैदराबाद में वो रहे मंत्री बनना। देखिए वो तो कुछ भी बोलेंगे, उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे। वो हम लोगों के एजेंडा को, हमारे संकल्प को वो लोग कॉपी करने वाले लोग हैं। इससे पहले तेजस्वी जी ने कहा ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद, तो उन्होंने 125 किया। क्यों ना वो 20 साल पहले उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन को हम बढ़ाएंगे, 1500 रुपया करेंगे, तो उन्होंने 1100 कर दिया। माँ बहन मान योजना के तहत हम लोगों ने 2500 रुपया महीना देने का निर्णय लिया, उन्होंने 10,000 रुपया बांटने का काम किया। तो भाई ये आप 20 साल से सरकार में, अभी आपने क्यों किया? क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है। और देखिए महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। कल साझा मैनिफेस्टो जारी किया गया और इस मैनिफेस्टो में कई बड़े जो वादे हैं वो किया गया। और इस बीच तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है कि जो भी हमने घोषणाएं की है हम मिलकर इस घोषणाओं को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करने का काम करेंगे। ये प्रण हम लोगों का है, इसको हम लोग जो है मिलकर के जो है पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें बड़ी घोषणाएं जो है हम लोगों ने की है। अब देखिएगा, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, कर्मचारियों को तो हम लोग जो है स्थायी करेंगे। साथ ही साथ ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन जो स्कीम जो था
वो जो है हम लोग लागू करने का काम करें। निकाला है, लेकिन विपक्ष यानी कि एनडीए ये पूछ रहा है कि ये सब करेंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा, वो पूरा ब्लू प्रिंट नहीं बता वो रहे। अपना बताए हैं, उनका तो घोषणा ही पत्र नहीं आया, पहले उनसे तो पूछो। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर के अपनी बातें रख रहे हैं और कहते हैं कि कहीं बिल फाड़ देंगे तो कभी कुछ और बयान देते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि क्या उन्हें जो संविधान है उस पर भरोसा नहीं है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच गुरु प्रकाश पासवान ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। दूसरा, ये प्रण पत्र नहीं है, ये प्राण पत्र है, बिहार का प्राण लेने वाला पत्र है। कोई रोड मैप नहीं, कोई विजन नहीं, सिर्फ डिवीजन की बातें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझने की आवश्यकता है, वक्फ संशोधन को आप कह रहे हैं कि निरस्त करेंगे। आपकी संवैधानिक ताकत का आपको अंदाजा नहीं है क्या? केंद्र के कानून को प्रांत का कानून कब से निरस्त करने लगा? ये तो विचित्र लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई ये जो कानून है इसके ऊपर आप ऐसे आक्रमण कर रहे हैं। वक्फ को लेकर के 2010 में लालू जी का बयान है सदन के पटल पे कि पटना के डाक बंगला चौराहे के पॉश प्रॉपर्टी और पॉश बिल्डिंग पे वक्फ के नाम पे कब्जा किया जा रहा है। पहले पिता को पोस्टर से गायब किया, फिर पिता को घोषणा पत्र से गायब किया, अब पिता के विचारों को ही गायब कर रहे हैं आप। ये तेजस्वी प्रण नहीं, बिहार का प्राण लेने की योजना है। और देखिए, महागठबंधन के घोषणा पत्र पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमला बोला है और कहा कि ये जो घोषणा पत्र है इसमें नौकरी का जिक्र किया गया है। तेजस्वी यादव पहले जिसकी जमीन ली गई है उन लोगों की वो जमीन पहले लौटा दे और उसके बाद नौकरियों की वो बात करें। बोलने का हिम्मत है तो सीधा बोलिए कि शराबबंदी खत्म करो, नहीं तो ये माया जाल नहीं चलने वाला है। साथ ही साथ आप यह कह रहे हैं कि हम भूमिहीनों को दान में जमीन देंगे 3 डिसमिल। अरे आपको जमीन देने की जरूरत है, आपके पास तो जमीन इतना है। पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। नौकरी का वादा आप कर रहे हैं तो नौकरी के लिए जो जमीन लिया वो लौटा दीजिए। जमीन दान में तो देने की बात अलग है, पहले वो लौटाइए जमीन। जो बेचारा गरीब मजलूम का जमीन लिखवा लिया तो आखिर ये जमीन आया कहाँ से? और यह तकनीक क्यों नहीं बताया कि मात्र 10 वर्ष के विधायकी जीवन में मात्र 10 वर्ष हुआ है, आज इनके पास इनके हलफनामा के हिसाब से 13,41,87,812 रुपया का मान्यवर तेजस्वी यादव आपके पास चल और अचल संपत्ति है। तो कौन बिजनेस किए हैं आप? कितना वेतन आपको मिलता है? इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया? ये स्रोत बताइए, स्रोत। ये कैसे संपत्ति का उद्योग लगता है, इसका बेहतरीन अगर कोई विशेषज्ञ है तो तेजस्वी जी आप ही हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान बिहार का चहुमुखी विकास हुआ है। हम ये कोशिश कर रहे हैं, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किस तरीके से एनडीए की सरकार हम फिर से बनाएं। बिहार की प्रगति चहुमुखी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर पुनः वहाँ एनडीए की सरकार नीतीश जी के साथ बने, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से जब छठ मैया का आशीर्वाद सबको मिला है, देश ने आनंद भोगा, तो इस भगवान से कामना करते हैं कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बने। और देखिए, पटना में जो है तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है और तेज प्रताप यादव से जब सवाल तेजस्वी यादव को लेकर के पूछा गया तो वो थोड़े से भड़क गए। कह रहे थे कि बार बार अब तेजस्वी को लेकर ही सवाल क्यों पूछते हैं, और भी कई नेता है इसके साथ साथ अपनी पार्टी संगठन की स्थिति पर भी अपनी बात रखी है। बार तेजस्वी जी का सवाल आप हमसे क्या करते हैं ना? और लोग हैं और नेता लोग के बारे में क्या बात करते हैं? पलायन को रोकने के लिए हमारी जनशक्ति जनता दल की सरकार बनेगी तो पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे बिहार। जेजेडी का लहर कैसा है? जेजेडी का हम जहाँ जाएंगे वही लहर है जेजेडी का। मुंगेर में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में ललन सिंह पहुंचे थे और इस दौरान ललन सिंह ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर हमला बोला। इसके साथ साथ ओवैसी की एंट्री पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। जिसको कुछ करना ही नहीं है वो कुछ तो घोषणा करते रहे, उसके घोषणा का कौन वैल्यू?
कौन तेजस्वी जी को यहाँ मान रहा है बिहार में? उनके माता पिताजी का राज देख चुका है बिहार, इसलिए कोई मान नहीं रहा है। इसे जो मन में आए घोषणा करते रहे। तो बिहार का दौरा चला है तो कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से ओबीसी जी आए थे, उन्होंने अब नीतीश जी के शासनकाल को भी जंगल राज का छोड़िए ना ओबीसी जी का, ओवैसी जी का क्या मतलब है यहाँ? बिहार में कोई ओवैसी जी का मतलब नहीं। कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बयान सामने आया है और कहा कि हम ठोस मुद्दों पर, विकासात्मक योजनाओं पर चुनाव लड़ रहे हैं, यही हमने मुद्दा बनाया है, जबकि एनडीए के पास सिर्फ नकारात्मक बातें हैं। कि महागठबंधन ये चुनाव बिहार के लोगों के मुद्दों पर केंद्र में रखते हुए करना चाहता है। मुद्दा के आसपास समाधान, और समाधान के लिए हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा एजेंडा है, लोगों के लिए विजन है। तेजस्वी जी भी ये बार बार बोलते हैं। हमारे पास प्लान भी है बिहार को बेहतर बनाने के लिए, हमारे पास टीम भी है। सवाल ये है कि सामने वालों के पास न चेहरा है न प्लान। और देखिए, छठ ब्रेक के बाद से अब राजनीतिक जो रैलियां हैं उसका दौर शुरू हो रहा है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में चाहे वो एनडीए के नेता हो, महागठबंधन के नेता हो, वो हिस्सा लेंगे। और इस बीच मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी जो हलचलें हैं वो भी राजनीतिक दलों की रैलियों को लेकर के बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर हम बात करें तो आज सकरा के मझौलिया मैदान में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जनसभा करेंगे, जबकि बोचहा में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरूराज के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में सभा करेंगे। बिहार में छठ के बाद लगातार ताबड़तोड़ चुनावी रैली शुरू हो गई है और मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी बड़े नेताओं का आगमन लगातार जारी है। आज राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी बिहार में चुनावी सभा का आगाज कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर वह पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर के मझौलिया मैदान में, सकरा विधानसभा क्षेत्र का जो मझौलिया मैदान है, यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे। और इसके अलावा अन्य नेताओं की बात करें तो इनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी होंगे, मुकेश सहनी भी होंगे और महागठबंधन के कई बड़े नेता होंगे। अगर मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 3 दिन तक लगातार कई बड़े नेताओं का आगमन है। पहले नीतीश कुमार, कल जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कल मुजफ्फरपुर के गायघाट पहुंचे थे और आज राहुल गांधी मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव भी वहां पर शामिल होंगे। इसके अलावा रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वह बोचहा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इस सभा को लेकर हम बताएं तो तस्वीर आपको दिखा दें कि उनकी सभा को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। 3 हेलीपैड यहाँ पर भी बनाए गए हैं अलग अलग नेताओं के लिए और सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वह पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली गई है, बैरिकेडिंग वगैरह कर दिया गया है। तेजस्वी यादव भी उनके साथ होंगे और यहाँ के जो स्थानीय कांग्रेस के प्रत्याशी उमेश राम हैं, जो सकरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित राहुल गांधी करेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। ओवैसी ने मुसलमानों को एनडीए को वोट नहीं देने की अपील की थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हमला बोला है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार मजबूती से बनने जा रही है। श्मशान का चारदीवारी, आप वक्फ बोर्ड का अलॉटमेंट या मदरसा बोर्ड का अलॉटमेंट या फिर कंप्यूटर ये सप्लाई करना या थाना में मुस्लिम पदाधिकारियों का पदस्थापन करना, ये कौन किया है? किसका काम है? ये तेजस्वी क्या किए हैं? ये नीतीश कुमार का काम है। इसलिए माइनॉरिटी के लिए नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, वो लोग जो वोट ले रहे हैं, वो लोग माइनॉरिटी के लिए काम जितना नीतीश कुमार किए हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी भी हैं। आज 11 साल राज हुआ, क्या लोग खाली डर बतलाता है? कहाँ जातीय दंगा हुआ, कहाँ सांप्रदायिक दंगा हुआ? क्या अगर 84 लाख करोड़ लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है उसमें मुसलमान लोग लाभान्वित नहीं हैं? आज 10,000 लोगों को पैसा दिया जा रहा है, महिलाओं को, उसमें मुसलमान नहीं है, वो भाजपा का पैसा नहीं है। तो पैसा लेने वाला ठीक है, वोट देने वाला ठीक नहीं। देखिए, हमारे एनडीए के पास नेता ऑलरेडी घोषित, हमारा
केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। किसी को कोई इल्यूजन नहीं होना चाहिए। यही बात कि उन लोग नेता और उपनेता जो भी घोषणा किए हैं वो लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं। ये बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि हम मेन स्ट्रीम पार्टी हैं। इसके साथ साथ जो चुनावी घोषणा पत्र महागठबंधन की तरफ से जारी हुआ है उसको लेकर भी तंज कसा है और कहा है कोई नौकरी देने के पहले ये भी बताएं कि उसके लिए कितना रेट देना होगा। नहीं, तेजस्वी यादव जी ने बहुत अच्छा घोषणा किया है, उनका हम मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि नौकरी देने का। मेरा एक ही अनुरोध है तेजस्वी जी से कि किस नौकरी का रेट लिस्ट क्या है, मतलब अगर टीचर की बहाली करेंगे तो क्या रेट रहेगा, डीएसपी का बहाली करेंगे तो क्या रेट रहेगा, डिप्टी कलेक्टर का बहाली करेंगे तो क्या रेट होगा। तो जो मैनिफेस्टो में नौकरी देने की बात कही है तो कम से कम एक रेट लिस्ट भी जारी कर दे तो बिहार की जनता तैयारी में रहेगी। और देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी इस घोषणा पत्र पर बयान सामने आया है और कहा है कि इस घोषणा पत्र के जरिए पूरे बिहार की बात नहीं होती है, किसी खास वर्ग समाज के लिए ये लोग बात करते हैं। घोषणा पत्र में भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक विशेष वर्ग, एक विशेष समाज के लिए ही बात करते हैं। ये बिहार के हर आवाम के लिए बात नहीं करते। ये अगर वोट भी मांग रहे हैं उसमें भी एक विशेष वर्ग और समाज के लिए इनकी बातें झलकती नहीं, वो इनके घोषणा पत्र के अंदर हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश ने नकारा है। बिहार की जनता भी इनकी बातों में आने वाली नहीं है। और देखिए बिहार चुनाव के इस प्रचार प्रसार के दौर में एक बार फिर से तेज प्रताप यादव सुर्खियों में है। कारण उनका एक वीडियो है, एक जो वीडियो सामने आया है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि महुआ विधानसभा से उम्मीदवार तेज प्रताप को मधेपुरा जाना था, लेकिन क्षेत्र के मतदाता मोहम्मद हुसैन के निधन की सूचना मिलते ही उन्होंने वहीं हेलीकॉप्टर उतार दिया। वे जनाजे में शामिल हुए, कंधा दिया और कब्र पर मिट्टी डाली। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल है। उनके इस जुड़ाव को देखते हुए लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और देखिए इस बीच हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां लैंड स्केम मामले में एक नया मोड़ जो है वो सामने आया है। एसीबी जांच के घेरे में बीजेपी के विधायक बताए जा रहे हैं। बीजेपी सदर विधायक के प्रदीप प्रसाद 2010 में विवादित वन भूमि की रजिस्ट्री में पहचान बनने का आरोप है। एसीबी अब तक कई अफसरों और कारोबारियों को जेल भेज चुकी है। कुल 73 लोगों पर भ्रष्टाचार निवारण वाद दर्ज हुआ था। विधायक का बयान भी सामने आया कि मैं निर्दोष हूं, जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है। इससे पहले हमको कोई पता भी नहीं था और जीत सत्य की होती है। जांच होना चाहिए और सच आना चाहिए, तो जांच होने से सच आएगा और जो सच होगा वही सबके सामने आएगा। कहीं किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत जल्दी आप लोग के सामने सत्य आएगा और कानून पे पूरा भरोसा है, सच ही आएगा। बोकारो के रेड क्रॉस ब्लड बैंक में अगर चाईबासा जैसी घटना सामने आ जाए तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि कुछ यहाँ भी ठीक वैसे ही लापरवाही का आलम देखने को मिल रहा है। यहाँ भी ब्लड की जांच में भारी अनियमितता बरती जा रही है। ब्लड बैंक में मनमानी के खिलाफ बोकारो डीसी से शिकायत करने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बोकारो में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने 6 सितंबर को रक्तदान किया था। ब्लड डोनेशन रेड क्रॉस ब्लड बैंक में किया गया था। जब उनका ब्लड लिया गया तो ब्लड पैकेट में उनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव बताया गया, लेकिन जब जांच हुई तो उसमें स्टिकर AB नेगेटिव का लगा दिया गया। ऐसा ही एक मामला दूसरे ब्लड डोनेशन करने वाले के साथ भी सामने आया। बिना लाइसेंस के ही ब्लड बैंक में ब्लड लेने का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इंडियन रेड क्रॉस ब्लड बैंक का लाइसेंस भी समाप्त हो चुका है। ब्लड बैंक में कोई चिकित्सक भी तैनात नहीं किया गया है। थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड देने में भी परेशान किया जा रहा है। दिन भर बैठने के बाद भी ब्लड नहीं मिल रहा है। बात करने पर मारपीट और गाली गलौज उनके साथ हो रही है। लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए जो प्रोसेस था सब पूरा मैंने हम लोग कर दिए हैं ऑनलाइन, और मैंने जो भी सिस्टम होता है उसका जो भी मैंने डॉक्यूमेंट सब जमा कर दिया गया है। लाइसेंस इधर 1-2 महीना पहले ही जो है ये हुआ है, लेकिन उसके लिए पहले से प्रक्रिया जो होनी चाहिए थी
वो सब कर दी गई है। 1-2 महीने नहीं, साल भर पहले तो हम लोग थे भी नहीं। मामला है कि 1 साल पहले यहाँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का समिति का गठन हुआ था। गठन के बाद से ही वहाँ पर जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा बहुत सारी अनियमितता करी जा रही है, चाहे वो ठेकेदारी वहाँ अपना पर्सनल आदमी को करवाना हो, चाहे अपने आदमी की नियुक्ति हो, और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए वहाँ के डॉक्टर को बाहर कर दिया गया, जो अभी तक बिना डॉक्टर के कैंप चल रहा है। ब्लड डोनेशन में भी जो अपने आदमी को रखे हुए हैं जांच कर रहा है, वो भी गलत रिपोर्ट। चीफ जस्टिस साहब का भी जो ब्लड रिपोर्ट बना है वो भी गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। तो ऐसे में आके मैंने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, तत्काल कमेटी को भंग करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। और देखिए इस फिर से जो घटनाक्रम सामने आई है, कई सवाल है कि ब्लड बैंक में लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है, मरीजों की जान से खिलवाड़ यहाँ क्यों किया जा रहा है, शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती, और सवाल ये भी है कि बिना लाइसेंस के कैसे ये ब्लड बैंक चल रहा है। तो ये कई सवाल हैं। और देखिए बोकारो की अगर बात करें तो बोकारो में अगर चाईबासा जैसी घटना हो जाए, चाईबासा की जो घटना सामने आई है, और इस घटना ने पूरे स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप ला दिया है, क्योंकि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे जो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं और इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। और इन सब के बीच अब बोकारो की भी जो तस्वीर सामने आई है यहाँ के रेड क्रॉस ब्लड बैंक की, वो भी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो देखिए बिहार में किसकी बहार, और आज की अगर बात करें तो आज कई बड़ी रैलियां होनी है, जनसभाएं होनी है, और इस रैली जनसभाओं में क्या होता है, क्या बयान सामने आते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।